नमस्कार, मैं विद्या वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज सच की खोज। आइए चलते हैं आज की ताज़ा और सच्ची खबरों की ओर। SC/ST प्रदेश विधि प्रकोष्ठ भीम विचार संगोष्ठी सम्मान समारोह जयपुर में भीम आर्मी चीफ एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। उनके जयपुर आगमन पर जगह जगह सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आने का प्रयास करता हूँ, लड़ाई लड़ने का सरकार मुझे मैनेज करके व्यवस्थित दे देती है। मैं इस बार यहाँ जिंदाबाद नहीं ना ही फूल गिरवाने आया हूँ। मैं तो आपको ही कहने आया हूँ, क्या राजस्थान में हमें इतना भी अधिकार नहीं कि हम कहीं घूम सके। और अगर आप लोगों के होते भी मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहा हूँ तो मैं तो अकेला आता हूँ। मुझे तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने प्रदेश में अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। Please.
कोने में लड़ने की हिम्मत रखने वाले युवाओं की आवाज जो आज राजस्थान की धरती पर हमारे यहाँ जयपुर गुलाबी नगरी में बना रहे हैं। मुझे माना है, अभी चलने का इरादा किया है, नहीं मानूंगा हारने कभी। समाज अपने लिए जिया है, समाज महापुरुषों के मिशन को और कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं प्रयास कर रहा है। बलराम देखो, हमारे अधिकारी साथी नहीं आए, अगर रोज मन पे बैठे होते तो आज उनको एहसास होता, आज उनका सामना होता उम्र के लोगों से। लेकिन अगर वो यहाँ आए तो नोट करो कि आप IAS IPS भी हैं, आप PCS भी हैं, आप RAS भी हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। मुझे बताओ कि आपकी बहनों बच्चों की इज्जत है, आप क्यों लुट रही है? आप सब कुछ हैं, आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें नहीं, आप पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पुलिस भी हैं, प्रशासन भी है, आप सब कुछ हैं। फिर भी समाज अभी जहाँ पैर काट दिए जाते हैं, जहाँ पानी पीने पे जो है मट्टी को छूने का क्या होती है, मुझे रगड़ने का क्या होती है, फिर इसका जिम्मेदार कौन? आप कुर्सी में बैठ के भी अपनी नौकरी से न्याय कर सकते हैं, सरकार से न्याय कर सकते हैं, आप समाज से न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के नाम पे तो आप आरक्षण लेकर आगे बढ़ गए हो और समाज से तो आप सुविधा ले रहे हो, लेकिन समाज के नाम पे काम करने के लिए आपके पास कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ साथियों कि जितनी जिम्मेदारी लेनी है, भाई इतना ही कर दिया तो बाबा करूंगा मेरे ऊपर, और इतना जितने लोग सारे हमारे साथी बैठे उनके ऊपर, और इतना जितना आपके साथी बैठे उनके ऊपर है। तो अगर आप अपने कर्जे को चुकाने के लिए, मेरे पिताजी कहते थे भाई लिए का जिससे लिया है उसका देना जरूर पड़ेगा, जिससे लिया है उसका देना जरूर पड़ेगा। तो मैंने अपने पिताजी की बात को दिल से लगाया कि हमने बाबा साहब से लिया तो बहुत कुछ, हमने अपने महापुरुषों से लिया तो बहुत कुछ, लेकिन दिया कुछ नहीं। तो आज जो मैं काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, इससे नहीं सम्मान कर रहे हैं कि भाई मैं कोई जो है नेता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, या फिर IAS IPS हूँ, या फिर MLA MP या मुख्यमंत्री। आप सम्मान मेरे काम का कर रहे हैं। जिस दिन मैं काम करना बंद कर दूँ, आप ईमानदार से बताओ कि आप मेरा सम्मान करोगे, मेरे लिए 2 घंटे निकालोगे? तो सम्मान तो आप बहुत करते, सम्मान आप सबका करते हैं। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि नारा एक लगाता है कि कम से कम मैं संघर्ष करूँ हम तुम्हारे साथ, अगर साथ में दे दो तो फिर क्या कहने मुझे, अगर आप साथ दे दो तो फिर लड़ाई दूर कहाँ? बताओ। मैं 5 बार अपमानित होकर गया राजस्थान से, 5 बार। वर्तमान सुनना चाहते हैं आप लोग, सुनो, मैं 5 बार अपमानित होकर गया राजस्थान से। पहली बार आया CHA की लड़ाई लड़ने के लिए, आया रात को 12 बजे मुझे होटल से उठा के और थाने में ले जाकर सुबह मुझे जेल भेज दिया जाता, मेरे साथ 20 हमारे साथियों को जेल भेज दिया जाता। और दोस्त क्या था कि मैं CHA की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आया। दूसरी बार में आया, उससे पहले उदयपुर, जब जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई और हमने सरकार को समझ दिया, सरकार ने वादा किया कि हम इसकी मांग को पूरा करेंगे। मैं दूसरी बार आया तो उदयपुर एयरपोर्ट से मुझे वापस भेज दिया गया। मैं तीसरी बार आया, जोधपुर एयरपोर्ट पे जब जालौर का मट्टी कांड हुआ तो मुझे वहीं से जो है गाड़ी में पुलिस की बिठा के और दिल्ली छोड़ के आ गया पूरी रात। फिर उसके बाद मैं चौथी बार आया, एयरपोर्ट से बाहर निकला, मीडिया के साथ मैंने पूछा जाओगे? तो मैंने कहा भाई इसलिए रहा होगा, अकेला भी भेजते सरकार को, अकेला भी चला जाऊंगा। मेरा वादा है कि इनकी गाड़ी में बैठ के चला जाऊंगा, तो पूरे दिन थाने में रख के और उसके बाद फिर जो एक ट्रेन से वापस भेज दिया गया। फिर मैं 5वीं बार आया और मैंने कह गया राजस्थान की सरकार से और इनकी पुलिस से कि अगर तुम्हारी मांग के दूर पे आया होगा तो उनकी बात रोक के दिखाना। अब तक तो लड़ाई संविधान से थी कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, भारत का नागरिक, आपको बता के आ रहा हूँ कि मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ, बस और कोई लड़ाई। फिर मैं यहाँ
आके बताऊंगा कि मुझे कैसे लड़नी है। तो आपने मुझे रोक दिया, लोकतंत्र उठा के रख दिया। मेरे याद है साहब कहते भारत में लोकतंत्र नहीं है, या राजतंत्र है, पैसे वालों का राज है, और जिनकी सरकार होती है उनके आगे आदमी जानवरों से भी ज्यादा कमजोर। जानवरों की हत्या पे यहाँ जो है रोया जाता है, लेकिन इंसानों की हत्या पे लड़ाई नहीं होती। उनके खिलाफ पंचायत होती है, और पंचायत करवाती है सरकार। में 5वीं बार आया और मैं गया उस परिवार से मिलने, पूरी सरकार परेशान। मेरी उनसे बहस हुई, फिर मैंने कहा, पूछा कि कहाँ जाओगे, मैंने कहा जयपुर। कल मीडिया के सामने बताऊंगा कि मेरा परिवार क्या सह रहा है। तो जयपुर में बैरिकेडिंग करके सारी गाड़ियां लगा के और इधर उधर कार्यकर्ता बंद करके जयपुर से बाहर ले जाकर दिल्ली छोड़ के आते हैं। ये है राजस्थान में मेरी इज्जत का कर। अब आपने कहा कि भाई आ जाओ, तो मैंने कहा भाई आना तो चाहता हूँ, लेकिन हजार में इज्जत होकर चला जाता हूँ। तो मैंने कहा ये जो बेइज्जती हमारे लोगों की हो रही है, मेरी बेइज्जती आपकी तो बेइज्जती है क्या? मेरी अकेले की बेइज्जती? आप बताओ, हर कोई व्यक्ति ज्यादा जा सकता है, मेरे अंदर क्या थोड़े? मैं वकील भी हूँ, क्या वकील कानून तोड़ने का काम करता है या कानून का पालन करवाने का काम करता है? बताओ। तो मैंने सरकार से कहा कि भाई जितनी बंदिशें लगाने लगा लो, जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा और ये अपमान का बदला लेना चाहेगा, उस दिन तो मैं एहसास होगा कि लोकतंत्र में वोट जिसके पास होती है उसका राज होता है। भूखे से कोई समाज जाति जो है गुलामी नहीं स्वीकार। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे वहां जाने से माहौल खराब हो सकता है? आप ईमानदारी से बताओ, क्या राजस्थान में अभी आज तक मेरे कहीं जाने से माहौल खराब हुआ? जब उदयपुर के कन्हैया जी के परिवार को 2 सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए मुआवजा सरकार दे सकती है, जब सरकार पैमाना तय करती है बिना जांच के, बिना किसी उसके भी घटना की सच्चाई क्या है, तो फिर जितेंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय क्यों मिलता है? फिर लक्ष्मण मीणा की 18 महीने के बाद जो लाभ मिलती है उस पर सरकार सवाल क्यों नहीं उठाती? फिर सरकार क्यों नहीं बात करती है कि भाई ये भी न्याय, इनके साथ भी न्याय है, और हमारे आने से क्यों जाती है सरकार? सरकार पहले जाती है भाई। जब सरकार यहाँ है, कानून व्यवस्था यहाँ, फिर हत्याएं क्यों होगी? आप बताओ। कल में सरकार का हो सकता है, मैं आपके मुंह सामने कह रहा हूं, कल में सरकार का 2 महीने का चिट्ठा रखूंगा कि सरकार में हमारे लोग सब क्या हुआ। अब हो सकता है रात को मुख्यमंत्री के लिए फिर दिल्ली छोड़ा, तो मैं तो दिल्ली जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखना सरकार के लोगों, ये लोकतंत्र अगर हमारे लोग जाते तो आप दिल्ली नहीं, आप वापस जाओगे अपने अपने घरों को। ये बात आप ध्यान रखना, मेरा वादा है। इतना दर्द सहने के बाद भी अगर समाज नहीं जानता है तो भाई बताओ मैं क्या करूं? कल मैं भी ले लूंगा फिर कहना कि भाई चलो लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ो। बेसिक मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मैं आपको भी बताऊं कि देश हमारे हालात क्या है, जबकि आपको पता, मुझसे बेहतर पता, जितने साथियां बैठे बहुत सारे मुझसे बेहतर पता कि देश में संविधान, जिस संविधान की बात करते हैं, मुझे विद्या भेज दिया, वो संविधान तलवार की नोक पे है। केंद्र की सरकार चाहते हैं किसी भी तरह इसको खत्म कर दिया जाए, और जिनको संविधान के अधिकार मिले वो आराम से करके सो रहे। मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि संविधान हमारे लिए, देश के लिए लिखा गया है, क्या हमारे लोगों ने संविधान में रुचि ली, संविधान को पढ़ा, संविधान को जाना, संविधान के जरिए अधिकार मिले का प्रयोग करना सीखा? तो यहां मैं अपने आप को, अपने समाज को फेल पाता हूं, क्योंकि हम संविधान की भी पूजा करते हैं, कहते संविधान के साथ कुछ छेड़ना नहीं तो ये करते, लेकिन संविधान को पढ़ेंगे नहीं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप पढ़ा लिखा खाता पीता समाज है, अपने बच्चों में काबिलियत पैदा करो। ये किसी भी कीमत पे आपके रास्ते सुगम नहीं करेंगे, ये आपके रास्ते में कांटे बिछाएंगे। आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपको अपने अंदर जो है काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी, उनके कांटों को चीरते हुए उठाते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि वो गुलामी और राजतंत्र चुराए जो है भारत के, वो दिन दूर नहीं। मेरी लड़ाई यहाँ की मुख्यमंत्री और सरकार से नहीं, मैं उनसे क्या लड़ूं? मेरी लड़ाई तो आप लोगों से है, क्योंकि साहब ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। उन्होंने यही बताया कि तुम्हारा वोट 85% है, तो जिनका 85% वोट वो चापलूसी करते हैं सरकार के आगे, जिनका 15% वोट है
वो राज करते हैं, जो कमाल की बात है। सामंतियों ने कहा कि भाई आने वाले देना चंद्रशेखर को वाला जीत पे यहाँ हजारों साल से इनको गुलाम बना के, मैं तो बताता हूँ कारण क्या है। सामंतियों ने कहा मुख्यमंत्री को कि जिनको हजारों साल से यहाँ घोड़ी नहीं चढ़ने देते, अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते, जूते चप्पल पहन के अपने घर के आगे से नहीं निकलने देते, जिनकी बहन बेटे को हम बलात्कार हत्याएं करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर वो यहाँ आएगा उनके बीच में आकर अपनी बात रखेगा, अगर 2-4-10 लोग जाके विद्रोह खड़ा हो जाएगा, क्रांति पैदा हो जाएगी, हमारी गुलामी खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको आने मत दो, हम तुम्हारे साथ। तो मैं ये कहता हूं कि लगाओ पूरे जोर, और अगर इससे भी काम ना चले तो चिल्लाओ गोलियां, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन अब ये गुलामी और सामंताई इसकी जड़ जो है राजस्थान का लोग काट करेंगे। तो मेरा तो मानना है, माने घर पे कुत्ता भी पाल रखा था, अगर कुत्ते के आगे से भी 2-4 बार खाना पीस लोगे वो भी आपको भोगने लग जाएगा, काट लग जाएगा। लेकिन इतनी बार अपमानित हो गए भी फिर भी आप कुछ लोग बने हुए। अगर ये अच्छी सरकारें हैं तो आपके लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है बताओ? और अगर ये अच्छी नहीं है तो आप अपने पैरों पर क्यों खड़ा होना चाहते? देखो, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके पैर पकड़ने बंद करो। साहब कहते तो नौकर नौकर होता है तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसलिए मैंने नौकरी करना छोड़ दिया और मालिक बनने के लिए मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ। हमें अपने समाज के अंदर मालिक वाली सोच पैदा करनी है। नौकर का काम होता है मालिक के आदेश को मानना, और मालिक का काम होता है नौकर को से काम करवाना। और आपको ये तय करना है, फर्ज करके अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो संगठन का सब काम है। मेरा राजस्थान से उतना ही प्यार है जितना उत्तर प्रदेश से है, जितना मध्य प्रदेश से है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में जाता हूँ। मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ कि आज भी हमारे लोगों के सामने कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं। जब बिहार में बाढ़ आती है तो गांव देहात में कौन लोग रहते बताने की जरूरत नहीं, और जब बाढ़ आती है तो वो लोग सरकार सुविधा नहीं करती है, वो लोग कहाँ जाते हैं? सड़क पे। सड़क के बराबर में चक्रोड़ होती है, मिट्टी वाला एरिया जहाँ हम लोग गाड़ी पार करते हैं, उन क्षेत्रों में आके वो अपना वो पल्ली बार के बैठ जाते हैं, रहने लग जाते हैं। कभी भी गए होंगे, लेकिन सच ये है कि जानो तुम लोग कहाँ हो, तो उनमें मैं भी तो उससे रहते सड़क के किनारे 3 महीने। उनका पशु भी वही रहता है, उनकी बड़ी जवान बच्ची भी वही रहती है, उनका बेटा भी रहता है, उनकी पत्नी भी रहती है, वो बुजुर्ग भी वही रहता है। जब गाय पेशाब करती है पानी के तो पेशाब होकर मुझे पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूर। आपको मजबूर नहीं। फिर साहब तो बहुत कड़ी बात कहते थे, मैं तो उसको कह भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि हमारी बहन बेटों का शरीर देखने के लिए वहां जाने वाली गाड़ी है, जो गाड़ियां वगैरह में बैठे ड्राइवर जो है एक्सीलेटर में मजबूती से तय रखते हैं कि इनकी बहन बेटों का शरीर देखा जाए, तब भी आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप बात महापुरुषों की करने के लिए बैठे हैं, तो मैं अगर मैंने कुछ कड़वा बोला हो तो आप अपने दिल में नोटिस करें, मैंने जो कुछ बोला सत्य बोला। मैंने कोई छुट्टा राजनीतिक संबंध कैसे बने, राजनीति वो कैसे करें, इस पर अपने विचार। तो बाबा साहब ने जो बात वहां रखी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था बना के वो चीज की खाई बनाई गई है कि वो उससे छोटा है, वो उससे बड़ा। तो पिछड़े आदिवासी दलित लोगों में भी जातियों का वर्चस्व हावी हो गया है। वो जानते हैं कि उनका दुश्मन कौन, और वो इस बात पर चिल्लाते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक असमानता के कारण वो आपस में मिलकर राजनीति नहीं करते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते राजनीतिक सत्ता पाने के लिए। बाबा साहब कहते हैं मैं ये भी नहीं चाहता कि वो रोटी बेटी का रिश्ता करें, मैं ये भी नहीं चाहता कि वो एक थाली में खाए, लेकिन लोकतंत्र में 51% सहमति होना जरूरी है। 49% मुद्दों पर भी सहमति ना हो, लेकिन वो 51% मुद्दों पर सहमति करके मिलजुल कर राजनीति करने, यहाँ तो ओबीसी के लोग मिल जाए, अपने मुद्दे लेके आके बैठ जाए टेबल पे, बात करें कि भाई ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा मामला ये होना चाहिए, और वो अपनी राजनीतिक ताकत बनाने का काम करे। तो बताओ कि जब राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी तो बताओ फिर ये अन्याय अत्याचार आपके लोगों के साथ होगा। जब डीएमएसएस आप अपॉइंट करोगे, सीओ आप अपॉइंट करोगे, और उनकी हिम्मत होगी कि वो समाजवादियों के आगे आपके बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ देंगे। तो इसलिए साहब ने कहा
कि जो शासक सत्ता होता है उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हत्या नहीं होती, उनके घर में लूटे जाते, उनकी जमीन नहीं छीनी जाती, उनकी मुझसे नहीं काटी जाती। इसलिए मैं अपने समाज को हुक्मरान बनाने के लिए लिखता हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप ये समझते कि हालात खराब हैं तो कुछ ऐसा फैसला कीजिए राजस्थान में ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये बंद हो जाए। जो लोग खाने कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं या तलवे चाटने के लिए कर रहे हैं उनसे सावधान होकर अपनी ताकत बनाने का काम करें। जिम्मेदार हैं, जैसे उस समय बाबा साहब के साथ रहने वाले लोग जिम्मेदार थे कि बाबा साहब के बच्चे मरे, फिर आप भी जिम्मेदार हैं और मैं भी जिम्मेदार हूँ कि समाज में अन्याय अत्याचार हो रहा है और हम चुप मेरा बराबर कोशिश है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दुखी होगा। तो अन्याय कौन करेगा? ताकतवर लोग। अन्याय सह कौन रहा? हम लोग। दोषी कौन हुआ? इसलिए अभी है मौका, वरना तो 24 के बाद तो पता नहीं डेमोक्रेसी देश में रहेगा ना रहे। और डेमोक्रेसी वो लोग भी नहीं बचा सकते जो अपने प्रदेशों में डेमोक्रेसी नहीं रख सकते। अरे वो भी डेमोक्रेसी ऐसे निकम्मों से भी, लुटेरे से भी सावधान है। वो भी डेमोक्रेसी बचा सकते। डेमोक्रेसी वही बचा सकता है जो डेमोक्रेसी के असल मायने समझ जाए, और डेमोक्रेसी के असल मायने आपको समझने पड़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय श्री राम। और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मेरे वकील साथियों से निवेदन, जब समाज का न्याय प्रचार होता है वो बहुत उम्मीद से नहीं प्राप्त हुआ है। एक बार उनसे उनकी उम्मीदों में खड़ा करके देखिए, समाज बहुत विश्वास करता है। जब विश्वास करता है अपनी जान में लुटाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन बहुत खड़ा गया तो जल्दी से विश्वास नहीं करता। उसको कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। आपसे मेरा अनुरोध, अगर बाबा साहब को मानना है ना, बाबा साहब के विचारों को चलना, तो उनको पढ़ने की बहुत जरूरत है। एक बार उनको पढ़ने के दर्द को समझिए, फिर आपको चर्चिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत जबरदस्त जिंदाबाद वाला भाई चंद्रशेखर जी के भाषण की मैंने आपको बात पीड़ा को मैं समझ पाया, उसका किस रूप में हमें बदला और इस सम्मान का बदला लेना है। इस सरकार को आज की तारीख में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। इतनी पीड़ाएं, इतने अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाओं के बाद भी हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसमें पीड़ा है और शीघ्र ही चंद्रशेखर जी को हम ये बताएंगे कि हम एक हुए और आपकी ललकार को फिर सरकार के सामने रखेंगे। और मेरा ये कहना है कि हम जल्द ही इसके ऊपर रणनीति बनाकर और इसको आगे क्रियान्वित करेंगे। आप आए और हमारा मार्गदर्शन किया, नेतृत्व करने को तैयार है, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे न्यूज चैनल सच की खोज की आज की ताजा और सच्ची खबरें, ऐसी ही ताजा और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।